गुड इवनिंग फ्रेंड्स। पिछली क्लास में अपन ने ऐसा पढ़ा था कि दो तरीके के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। एक होता है डिस्क्रीट यानी टूटा टूटा, और एक होता है कंटिन्यूस लगातार। कंटिन्यूस जैसे मान लो कि मैंने बोला ये बॉल है, चार्ज्ड है, ठीक है, तुम्हें दिख ही नहीं रही होगी, व्हाइट कलर की, चलो दूसरे कलर की दिखाता हूँ। ये बॉल है, ठीक है, ये सपोज चार्ज्ड है। चार्ज कैसे करी? सिर से घिस दिया, प्लास्टिक की बॉल है, चार्ज हो गई। चार्ज हो गई तो इसके किस जगह पे चार्ज है? यहाँ पे चार्ज है कि इसके पड़ोस में चार्ज है? कहाँ चार्ज है? कि हर जगह पर चार्ज है, कंटिन्यूस चार्ज है यहां से लेके यहां तक। तो उसका आंसर है कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब जब कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका मतलब इसके कण कण में एक चार्ज है, तो फिर इसकी एनर्जी क्या है? तो जैसे मान लो कि मैं वो तुमसे बोलूं कि शुरुआत में कुछ नहीं था, एक चार्ज को इन्फिनिटी से लाके यहां पे रख दिया मैंने, ठीक है, यहां पे एक डॉट बना दिया, इन्फिनिटी से लाके रख दिया। दूसरा चार्ज लाया, उसके पड़ोस में रखा, तीसरा लाया, उसके पड़ोस में रखा, अरबों खरबों चार्ज लाया, तब जाके पूरे पे चार्ज आया। तो एक एक चार्ज को लाने में मुझे समय लग रहा, एक एक चार्ज को लाने में मुझे कुछ वर्क करना पड़ रहा। तो जो वर्क करना पड़ रहा है वो इसमें एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया, और उसी को अपन बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। आई बात समझ में? तो अगर किसी ने बोला कि एक स्फेरिकल शेल है, जैसे ये स्फेरिकल शेल है, शेल मतलब खोखला गोला, ठीक है, अंदर से क्या होना चाहिए? खाली होना चाहिए, खाली अंदर से वाला। खोल के देखा था मैंने, इसमें शायद आइसक्रीम आती है, ठीक है, हाँ, ये ऐसे खुल जाता है। तो ये जो है, ये अंदर से अगर खाली है तो इसको बोलेंगे शेल, अदरवाइज इसको बोलेंगे सॉलिड स्फीयर। तो हमें सॉलिड स्फीयर की भी निकालनी है एनर्जी, और हमको शेल की भी निकालनी है। तो पहले अपन शेल की निकालते हैं कि मान ले कि एक एक चार्ज को लाके इसके ऊपर जमा किया और पूरे पे चार्ज आ गया, तो फिर इसमें कितनी एनर्जी स्टोर हुई? क्योंकि एक चार्ज को लाने में या दो चार्ज को पास लाने में हमें एनर्जी खर्च करनी पड़ती है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R, लेकिन वो तो डिस्क्रीट चार्ज के लिए। यहां पे कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम यहां पे इंटीग्रेशन से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे इसको क्वेश्चन। तो क्वेश्चन लिख लें पहले आप, क्वेश्चन लिखा हुआ है ऊपर, देखें उसको क्या बोल रहा है वो। फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, कहां गया, स्फेरिकल शेल हैविंग चार्ज कैपिटल Q एंड रेडियस R। तो देखें, एक शेल है ऐसा, इसके ऊपर चार्ज इकट्ठे करने कितने अरबों खरबों। इसकी जो रेडियस है वो कितनी है? वो रेडियस है R, ठीक है, ये इसकी रेडियस दे रखी है R। अब वो ये बोल रहा है कि इसके ऊपर यदि अरबों चार्ज इकट्ठे करने हैं, तो अरब जो चार्ज हैं वो बैठे कहाँ पे हैं? तो इन्फिनिटी पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे चार्ज के टुकड़े बैठे हुए हैं चार्ज, और इन चार्जेस को हमको लेके आना। और ये सारे के सारे जब डॉट्स यहाँ पे जम जाएंगे पॉजिटिव, तो हम बोलेंगे कि इसमें एनर्जी आती जा रही है। अब एनर्जी आती जा रही है, तो सबसे पहले तुमने क्या किया कि मान लिया कि इसके ऊपर कुछ चार्ज ऑलरेडी था, ठीक है। वी वांट टू फाइंड द एनर्जी रिक्वायर्ड टू असेंबल ऑल ऑफ दीज चार्जेस। यहाँ पे जितने भी चार्जेस हैं इन सबको अपने को असेंबल करने की एनर्जी निकालनी है। तो अपन ने मान लिया कि इसके ऊपर पहले से कोई चार्ज था, इंटरमीडिएट स्थिति ली जाती है इंटीग्रेशन करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि इसके ऊपर Q चार्ज है, और ये जो चार्ज है यहाँ से यहाँ ला रहे हैं, फिर ये ला रहे हैं, ये प्रोसेस अभी चल रही है, ठीक है। और जैसे ये बीच में थोड़ा बहुत चार्ज इकट्ठा हो गया, उसके बाद जो अगला चार्ज बीच का ला रहे हैं उसकी बात की जा रही है, इंटरमीडिएट चार्ज की, ठीक है। तो एक इसके ऊपर ऑलरेडी चार्ज था, तो हमने क्या किया, लेट देयर इज चार्ज स्मॉल q in the intermediate situation। इंटरमीडिएट सिचुएशन मतलब शुरुआत में खाली था, एक चार्ज आया, दो चार्ज आया, 10-12 चार्ज हो गए, उन सबको मिला के बोल दिया Q चार्ज हो गया, ठीक है। अब क्या किया, अब यहां से मैं एक छोटा चार्ज डेल्टा Q को उठा के यहां लाऊंगा। अब क्या हुआ कि ये जो चार्ज यहां पे था ना पहले से, इसने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया था। अब ये किसी और को आने नहीं देगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो किसी और को बैठने नहीं देगा, तो तुम्हें जबरदस्ती इस डेल्टा Q को लेके आना पड़ेगा। तो वी हैव टू वर्क, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि लेट द चार्ज ऑन द स्फीयर इज Q एंड वी वांट टू ऐड डेल्टा Q टू इट। वी वांट टू ऐड डेल्टा Q चार्ज टू इट।
इसके ऊपर डेल्टा क्यू चार्ज को और लेके आना है, तो वी हैव टू डू वर्क। ठीक है, तो वर्क डन इन दिस प्रोसेस, वर्क डन इन दिस प्रोसेस। वर्क क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि जो वर्क होगा वही तो एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, उसने एनर्जी पूछी है ना। तो वर्क डन इन दिस प्रोसेस इज डी डब्ल्यू, छोटा वर्क। तुम्हें याद हो तो वर्क का फॉर्मूला है W इज इक्वल टू क्यू वी। वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू चेंज इन पोटेंशियल, डिफरेंस इन द पोटेंशियल। तो डेल्टा क्यू को लाए और V पोटेंशियल है जो वो पहले से निर्मित करके बैठा है। ठीक है, V कौन सा पोटेंशियल है? जो ऑलरेडी बना रखा है। V इज द पोटेंशियल डेवलप्ड, ऑलरेडी डेवलप्ड बाय द चार्ज, कौन सा? Q, जो पहले से बैठा है। हम तो बीच की स्थिति की बात कर रहे हैं। इंटीग्रेशन हमेशा बीच की स्थिति में होता है। शुरुआत में कोई भी नहीं था, एक दो आए, चार पांच आए, कुछ इकट्ठे हो गए, उन्होंने पोटेंशियल बना दिया, दूसरे को आने नहीं दे रहा। अब बीच की स्थिति है कि हमको एक एक को लाने में दिक्कत दे रहे हैं। फिर अपन क्या करेंगे कि ऐसी बीच की स्थिति में एक फॉर्मूला बना लेंगे और उसको इनिशियल से लेके फाइनल तक इंटीग्रेट कर देंगे, तो सारा चार्ज इकट्ठा करने में कितना वर्क होगा ये हमें पता पड़ जाएगा और हम इसको पोटेंशियल एनर्जी बोल देंगे। तो V क्या है? V is the potential which has been already developed by the charge which are sitting there। जो पहले से बैठे हैं चार्ज, या पहले से जो चार्ज बैठा है उसने बना दिया इतना पोटेंशियल। तो हमको वर्क कितना करना पड़ा भाई? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू इंटू वो पोटेंशियल। अब वो पोटेंशियल है कितना? तो वो तो वही है 1/4πε0 क्यू बाय आर। ऐसा क्यों? क्योंकि ये तो पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर का फॉर्मूला है। ये काय का फॉर्मूला? इट इज द पोटेंशियल ऑफ ए स्फीयर, पोटेंशियल ऑफ स्फीयर एट द सरफेस। ये पोटेंशियल ऑफ द स्फीयर एट द सरफेस का फॉर्मूला है। इतना पोटेंशियल वो पहले से बना के बैठे हैं, और बैठे हैं तो ये जो V लिखा हुआ है इस वाले फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में यहाँ जो V लिखा है, ठीक है, दिख रहा है ये V, इसकी जगह ये डाल देंगे। तो इससे हमको मिलेगा डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू इंटू वी इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाय आर। इतना वर्क तुमको करना पड़ेगा। अब इतना वर्क अगर तुमको करना पड़ेगा तो उसने अगर यूं पूछा, अच्छा ये डेल्टा क्यू की जगह डी क्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डिफ्रेंसिएशन में तो डी क्यू करना पड़ता है डेल्टा क्यू की जगह, क्योंकि स्मॉल चार्ज ऐड किया हमने डी क्यू, तो इसको तुम डेल्टा क्यू की जगह डी क्यू कर दो, स्मॉल चार्ज डी क्यू, या डेल्टा क्यू को समझ लेना, उसी को इंटीग्रेशन करना है, तो इट इज डी क्यू। यहाँ पे भी डी क्यू। ठीक, तो ये वाला जो फॉर्मूला है इसमें डी क्यू कर दिया। अब इंटीग्रेट करूंगा मैं इसको दोनों तरफ, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/4πε0 क्यू बाय आर डी क्यू। अब देखो तुम्हें चार्ज कितना इकट्ठा करना है, तो जीरो से चालू किया था तुमने भरना गोला, और भरते भरते क्यू चार्ज इकट्ठा कर लिया, क्योंकि उसने बोला ना उसके ऊपर क्यू चार्ज, कैपिटल क्यू। तो शुरुआत में तुम्हें एक पॉइंट लेके आए, फिर दो लाए, फिर तीन लाए, फिर क्यू इकट्ठा हो गया, फिर उसने आने नहीं दिया, फिर तुमने वर्क किया, फिर और इकट्ठा किया। तो शुरुआत में जीरो था, और जीरो से तुम करते करते कहाँ तक पहुंच गए? क्यू तक पहुंच गए। तो तुम्हारी इनिशियल लिमिट्स और फाइनल लिमिट्स हो गई। इंटरमीडिएट पे फॉर्मूला बनता है, इनिशियल फाइनल पे इंटीग्रेट होता है। और शुरुआत में पहली बार जब लाए थे तो कोई वर्क नहीं करना पड़ता, और लास्ट में डब्ल्यू तक वर्क करना पड़ा, सारा वर्क जुड़ गया। ठीक है, तो ये हो गया W विच इज इक्वल टू 1/4πε0 और Q और R। ठीक है, तो इसमें से 1/R कॉमन निकाल लिया, इंटीग्रेशन ऑफ Q डी क्यू बचा 0 से लेके Q तक। तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना आया? 1/4πε0 1/R। Q का इंटीग्रेशन क्या होगा? Q स्क्वायर बाय 2, Q स्क्वायर बाय 2, और कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके R तक। ये समझ में आया, Q का इंटीग्रेशन Q स्क्वायर बाय 2। अब वर्क डन इज इक्वल टू 1/4πε0 1/R
यहाँ पे तुम इसकी जगह ये डालोगे पहले तो हो जाएगा आर स्क्वायर बाई टू, माइनस जीरो डालोगे तो जीरो स्क्वायर बाई टू, तो वर्क डन इज इक्वल टू 1/4πε0 1/r इंटू आर स्क्वायर बाय 2। एक आर से एक आर कट गया। ये क्या करा मैंने, अरे आर क्यू 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 कैपिटल क्यू डालना था यहाँ पे, क्यू स्क्वायर, बच्चे भी हंस रहे होंगे सोच, ये क्यू स्क्वायर ये आर, आ रही बात समझ में। अरे लिमिट्स तो क्यू स्क्वायर क्यू थी ना, तो ये क्यू डलेगा ना यहाँ पे, तो क्यू स्क्वायर और फिर जीरो, तो क्यू स्क्वायर बाय 2 इतना वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाय 2r। ये इसका आंसर आया। इतना वर्क तुमने करना पड़ा और जो वर्क करना पड़ा वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी है। अब एक बात और ध्यान से सुने, पोटेंशियल एनर्जी को ही सेल्फ एनर्जी ऑफ द सिस्टम भी कहा जाता है। पोटेंशियल एनर्जी को भी सेल्फ एनर्जी ऑफ द सिस्टम कहा जाता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है, यहां लिख देता हूं मैं नोट। दिस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्फीयर is also called self energy of sphere। क्या कहलाता है? सेल्फ एनर्जी ऑफ स्फीयर। क्यों? क्योंकि अपने आप को चार्ज बनाने में उसने इतनी मेहनत करी या अपन ने करी, कुछ भी करी, उसमें इकट्ठी हो गई इतनी एनर्जी। और यदि इसको डिसअसेंबल करोगे इस चार्ज को, ठीक है, इस चार्ज को डिसअसेंबल करोगे तो उस केस में वो इतनी एनर्जी रिलीज कर सकता है। ये इसका मीनिंग है। तो ये स्फीयर जो है वो कितनी एनर्जी रिलीज कर सकता है? जितनी उसके अंदर स्टोर्ड है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखें कि इसमें अपन जब बोलते हैं ना कि चार्ज, तो हम ऐसा मान नहीं रहे हैं कि उसके अंदर मास है। मास की कोई बात ही नहीं कर रहे एक्चुअली। हम ये मान रहे हैं कि वो पूरा का पूरा गोला सिर्फ चार्ज ही चार्ज से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो ऐसे चार्ज इकट्ठा करने में हमको वर्क करना पड़ा है। कितना वर्क करना पड़ा है इन चार्ज इकट्ठा करने में? तो उसका आंसर है ये, और ये बन गया पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ये क्या बन गया? वर्क, पोटेंशियल एनर्जी बन गया। ये वर्क बन गया पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी को उसकी सेल्फ एनर्जी बोलेंगे। अगर उसने बोला कि इसको मैंने डिसमेंटल कर दिया, तोड़फोड़ दिया, तोड़फोड़ कर दी, तो कितनी एनर्जी दे पाएगा? तो ये जो एनर्जी देगा, ठीक है, तोड़फोड़ करने से एनर्जी देगा, वो आएगा 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बाय 2r। दिस इज द सेल्फ एनर्जी। और ये एनर्जी तब मिलेगी जब ये सारे के सारे अपने घर, यानी कि वापस इन्फिनिटी पे पहुंचा दोगे, क्योंकि तुम लाए भी इन्फिनिटी से थे। तो क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि डिसअसेंबल करने में एक स्फीयर जो कि चार्ज्ड है, उसको डिसअसेंबल करने में कितना वर्क करना पड़ेगा? तो उसको डिसअसेंबल करने में उतना ही वर्क करना पड़ेगा जितनी उसके अंदर एनर्जी है। बस अगर पॉजिटिव में एनर्जी है तो निगेटिव वर्क करना पड़ेगा, और निगेटिव में एनर्जी है तो पॉजिटिव वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे ये एनर्जी जो है, इसमें तो देखो क्यू का स्क्वायर है, स्क्वायर है तो चार्ज निगेटिव भी हुआ तो ये तो प्लस में आएगा। तो इस वाले केस में इसको तोड़ने में उतना वर्क करना पड़ेगा जितनी उसकी एनर्जी है। तो यही एनर्जी उसको तोड़फोड़ में देनी पड़ेगी, सारे चार्जेस को वापस इन्फिनिटी पे पहुंचाना। ठीक है, सारे चार्जेस को वापस इन्फिनिटी पर पहुंचाना है। तो वर्क कितना करना पड़ेगा? इतना, जितनी उसमें एनर्जी। चलिए लिख लीजिए फटाफट, पॉज दबाएं, लिख लें। नीचे ले रहा हूं, पॉज दबाएं, लिखें, और नीचे ले रहा हूं, पॉज दबाएं, पॉज दबाएं, लिख लें। उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा कठिन भी है। क्वेश्चन ये है कि
फाइंड द सेल्फ एनर्जी ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर हैविंग रेडियस आर एंड टोटल चार्ज क्यू। इसका मतलब स्फीयर जो है ना वो सॉलिड है, सॉलिड यानी अंदर से खोखला नहीं है, पूरा भरा हुआ है। अब पूरा भरा हुआ है ना, अंदर अंदर तक चार्ज भरा हुआ है, उसके अंदर अंदर तक चार्ज भरा हुआ है, तो अपन एक चार्ज लेके आए होंगे, बिल्कुल सेंटर पे बिठाया होगा, फिर उसके आसपास एक पूरा गोला बनाया होगा चार्ज का, फिर उसके पास एक सरफेस और चढ़ाई होगी, ऐसे सरफेस पे सरफेस चढ़ाते गए होंगे तो चार्ज ऐसा मोटा मोटा होता होता बड़ा गोला बन गया होगा। तो उसको असेंबल करने में तुम्हें कितना वर्क करना पड़ा, उसको असेंबल करने में जितना वर्क करना पड़ेगा वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी या सेल्फ एनर्जी होगी। अब इसको कैसे करेंगे, तो उसका तरीका ये है कि हम जब चार्ज इकट्ठा कर रहे होते हैं तो सबसे पहले बीच में एक डॉट, उसके आसपास एक हेमिस्फीयर, सेमी होलोस्फीयर, उसके आसपास एक और होलोस्फीयर, यानी कि परत पे परत चढ़ाते जाएंगे गोलों की। और गोलों की जो परत चढ़ेगी तो कोई इंटरमीडिएट जगह पे अपन एक गोला ले लेंगे और बोलेंगे कि अब इसके ऊपर डीएक्स मोटाई की लेयर चढ़ा दी, और ऐसी डीएक्स मोटाई की लेयर चढ़ाते चढ़ाते हम लास्ट तक पहुंच गए। सबसे छोटी जो लेयर थी वो 0 की थी, सबसे बड़ी लेयर आर रेडियस की थी। इंटीग्रेट कर देंगे, इंटरमीडिएट में फॉर्मूला निकालेंगे, 0 से आर तक इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल कितना उसके अंदर चार्ज इकट्ठा हुआ और उस चार्ज को इकट्ठा करने में वर्क कितना करना पड़ा ये निकल जाएगा। और वर्क कितना करना पड़ा तो वही होगा सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। और स्वाभाविक बात है कि जब एक ही गोला यहां से यहां तक इकट्ठा किया था तो जो एनर्जी आई थी उससे तो ज्यादा एनर्जी आएगी, ठीक है, क्योंकि चार्ज कैपिटल क्यू भी ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा उस केस में, क्योंकि यहाँ पे तो स्मॉल चार्ज इकट्ठा हुआ था, इसके अंदर भी चार्ज है ना कैपिटल क्यू। ये वाला जो क्यू है, भले लिख अपन इधर भी क्यू रहे उधर भी क्यू रहे, लेकिन ये क्यू बहुत ज्यादा क्यू है। क्यों? क्योंकि अगर चार्ज इकट्ठा किया है वहां से ला के तो अंदर अंदर तक चार्ज भर दिया, ठीक है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन समझ में आ गया ना तुमको? सेल्फ एनर्जी निकालनी है भरे भराए स्फीयर की, वो मोतीचूर का लड्डू जिसके अंदर अंदर तक चार्ज भरा हुआ है, ठीक है, उसके क्या है, अंदर अंदर तक चार्ज भरा हुआ। तो 2 मिनट रुके जरा, लाइट चली गई है। लाइट चली गई थी। लाइट चली जाती है तो मेरा सिस्टम तो काम करता है, लेकिन ऊपर की लाइटें बंद हो जाती हैं। ये सिस्टम में तो वो लगा हुआ है तो बैकअप रहता है और ख़राब नहीं होता वीडियो नहीं तो चलिए अपन देखते हैं। फाइंड द सेल्फ एनर्जी ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर वेयर रेडियस इज आर एंड टोटल चार्ज इज क्यू। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे, हमने बोला कि एक पॉइंट हमने इकट्ठा किया। देखो समझो उस क्वेश्चन को, इन्फिनिटी में बहुत सारे चार्ज रखे हुए थे, हमने एक पॉइंट इकट्ठा किया। सबसे पहले एक डॉट, ये एक चार्ज लेके आए, फिर इसके पास में यूं यूं करके दूसरा चार्ज लाया तो ये एक लेयर बन गई, फिर उसके पास में एक और चार्ज की लेयर इकट्ठी कर ली, फिर उसके बाद में एक और चार्ज की लेयर इकट्ठी कर ली। ऐसे करते करते जो है वो हमारा स्फीयर बनना चालू हुआ। ये समझ में आ रही है बात? हमारा स्फीयर बनना चालू हुआ, हमारा गोला बनना चालू हुआ। तो ये जो गोला बनता जा रहा है ये ऐसे इकट्ठा होता जा रहा है चार्ज। अभी ये बनता जाएगा और कहाँ तक बनता जाएगा, ये यहाँ तक का गोला बनेगा, ठीक है। तो ये धीरे धीरे जो है वो चार्ज इकट्ठा होते होते यहाँ से इकट्ठा होते होते ऐसे ऐसे करके लेयर पे लेयर चढ़ेगी। पहले एक लेयर ये चढ़ी, फिर उसके ऊपर एक अगली लेयर ये चढ़ जाएगी, ठीक है, फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर चढ़ जाएगी, ये तो उतर गई एक और लेयर चढ़ जाएगी, फिर उसके ऊपर एक लेयर और चढ़ जाएगी। इस तरीके से लेयर चढ़ते चढ़ते ये पूरी की पूरी बॉल बन जाएगी, ठीक है। ये समझ में आई बात? जैसे प्याज में लेयर होती है ना, एक के बाद एक ऐसे लेयर्स बनेगी। तो मान लो कि जब ये लेयर बन रही थी तो किसी पर्टिकुलर समय पर, बीच के किसी समय पर इसका साइज था x रेडियस, ठीक है। ये अभी इतनी बड़ी होने वाली है, r तक जाएगी और सबसे छोटी कहां पे होगी, 0 पे होगी। लेकिन अपन एक इंटरमीडिएट स्टेट देखते हैं। इंटरमीडिएट है ना, बीच की स्थिति। जब ये बन रहा था, इंटरमीडिएट स्टेट पे फॉर्मूला बनाया जाता है और इनिशियल टू फाइनल इंटीग्रेट किया जाता है। ये इंटीग्रेशन का रूल है। तो इंटरमीडिएट स्टेट पे हमने क्या किया, बोला कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना, x है, दैट इज द रेडियस, ठीक है। तो x इज द रेडियस in the intermediate state।
इसका मतलब इतना चार्ज आ चुका है, भर गया उसके अंदर, यहां से यहां तक ये सब चार्ज भर गया। अब इसमें जो चार्ज भर गया इस गोले में, वो जो गोले में चार्ज भरा है वो है Q। तो Q इज द चार्ज एट द इंटरमीडिएट स्टेट। अब ये जो गोले में चार्ज भर रहा है ना, ये यूनिफॉर्म डेंसिटी से भर रहा, और ये यहां तक भरेगा पूरा गोला। ठीक है, ये गोला जो है उसकी बीच की स्थिति ये दिखाई गई है। ये गोला बड़ा होके ऐसा बन जाएगा, स्टार्ट हुआ था पॉइंट से, लेकिन बनते बनते यहां तक चला जाएगा जो तक दिखाया गया, और इसके ऊपर प्लस Q पूरा चार्ज आ जाएगा, यानी सब दूर चार्ज हो जाएगा इसके ऊपर नीचे सब दूर, और वो टोटल चार्ज कितना होगा प्लस Q। लेकिन अभी कितना चार्ज है इसके ऊपर, स्मॉल q। किसके ऊपर, ये छोटे गोले का जो कि बड़ा होके बन रहा। अब सवाल ये है कि इसकी जो डेंसिटी है, डेंसिटी समझते, डेंसिटी है ना वॉल्यूम, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, जो इसका घनत्व है वो सब दूर एक जैसा। भाई जितना ठोस है यहां से उतना ही ठोस यहां से भी है, डेंसिटी इज यूनिफॉर्म। तो हमने क्या बोला कि डेंसिटी इज यूनिफॉर्म एंड द डेंसिटी इज रो। ठीक है, मान लो कि डेंसिटी इज यूनिफॉर्म एंड द डेंसिटी इज रो। अब हमने क्या बोला कि ये जो चार्ज इकट्ठा हो गया ये है कितना, डेंसिटी के टर्म्स में बताओ। द चार्ज accumulated in terms of density। तो हमें ऐसा पता है कि मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है, लेकिन ये काय में होता है, मैकेनिक्स में होता है। जब इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं, तो मास की जगह जो जाता है चार्ज, विच इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू चार्ज डेंसिटी। तो दिस डेंसिटी इज चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, ना कि मास डेंसिटी। मास की बात ही नहीं हो रही है, पूरा गोला सिर्फ चार्ज ही चार्ज से मिलकर बना हुआ है, इसमें मास है ही नहीं, या होगा भी तो उसको अपन ने कुछ सोचा नहीं उसके विषय में, हम सिर्फ चार्ज की बात कर रहे हैं। तो ये इसका चार्ज डेंसिटी है। तो ये फॉर्मूला हमको उपयोग में लाना पड़ेगा, चार्ज इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू रो। अब उसके ऊपर जो चार्ज है वो हमने क्या बोला, Q है। वॉल्यूम कितना है भाई इस गोले का, छोटे से गोले का, जो भी इंटरमीडिएट गोले का, छोटा नहीं, इंटरमीडिएट गोले का वॉल्यूम क्या है, तो इट इज 4/3 पाई x3 वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इनटू रो। ये है वो चार्ज जो कि उस गोले पे अभी है। ठीक है, ये चार्ज किस स्टेट पे है, इंटरमीडिएट स्टेट पे, उसके ऊपर इतना चार्ज है जब उसकी रेडियस x है, और चार्ज डेंसिटी कितनी है, रो है। ठीक है, रो इज द चार्ज डेंसिटी, रो क्या है, चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो इट इज द चार्ज एट इंटरमीडिएट स्टेट। अब अपन ने क्या किया कि ये जो हमारा गोला बन गया था, कौन सा वाला, ये वाला, तो ये जो गोला बन गया था, इस गोले को एक मिनट थोड़ी देर से उठा लूं मैं यहां से, कॉपी, और ये उठा के यहां रख देता हूं, पेस्ट। ठीक है, तो ये जो गोला बन गया था, अब इसके ऊपर क्या करना है, एक लेयर और चढ़ानी है। इसके ऊपर क्या करना है, एक लेयर और चढ़ानी। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, अब इस इंटरमीडिएट गोले पर एक लेयर ऑफ चार्ज और चढ़ाना है, जिससे थोड़ा सा मोटा हो जाए। अब वो लेयर ऑफ चार्ज मतलब क्या, ये ऐसा एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ चार्ज इसके ऊपर और चढ़ानी है, जिससे मोटा हो जाए। कितना मोटा हो जाए, तो यहां से यहां तक की जो लेयर चढ़ाएंगे उसकी थिकनेस होगी dx। तो लेट dx इज द थिकनेस ऑफ दैट चार्ज लेयर।
ये समझ में आई बात। जैसे कैडबरीज की लेयर चढ़ा दी ना, अंदर अंदर कुछ भरा हुआ, ऊपर कुछ लेयर चढ़ा दी कैडबरीज की, और उसकी कुछ मोटाई होगी तो कितना कैडबरी लगा, तो dx मोटाई का कैडबरी लगा, इतना यहां से लेके यहां तक का। ठीक है, अब इस प्रोसेस में वर्क कितना करना पड़ा, तो मान लो कि जो तुमने एक्स्ट्रा चार्ज उसके ऊपर चढ़ाया वो dq है, चार्ज गिवन टू इट इज dq चार्ज इसके ऊपर दिया। अब मुझे ये बताओ कि ये जो dq है, ये dq डेंसिटी के टर्म्स में क्या हो सकता है, dq डेंसिटी के टर्म्स में क्या हो सकता है, ऐसा पूछा। तो उसके पहले मैं एक चीज ये बता दूं कि अपने को इसमें वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क करना पड़ेगा, इस केस में किया गया वर्क, ठीक है, इसमें किया गया वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल उस समय का पोटेंशियल। उस समय का पोटेंशियल किसने क्रिएट किया हुआ था, इस पीले गोले ने। पीला गोला क्रिएट करके बैठा था, ठीक है। तो पीले गोले का पोटेंशियल, अब पीले गोले का पोटेंशियल यहां डालना है, चार्ज dq हम लेके आए, वर्क डन इतना हुआ, ठीक है। अब पोटेंशियल कितना है पीले गोले का, तो पीले गोले का पोटेंशियल है 1/4πε0। गोले का पोटेंशियल का फॉर्मूला तो यही होता है ना, 1/4πε0 Q/r, ये होता है स्फीयर का पोटेंशियल। तो उस पीले गोले का जो पोटेंशियल है v, वो क्या होगा, पोटेंशियल v ऑफ इंटरमीडिएट स्फीयर क्या होगा बोलो, तो ये होगा v इज इक्वल टू 1/4πε0। उसमें चार्ज q था और उसकी रेडियस x थी, ठीक है ना, उसमें चार्ज q था और उसकी रेडियस x थी, लेकिन ये चार्ज q तो तुम निकाल चुके हो। तो 1/4πε0, ये चार्ज q तो तुम पहले निकाल चुके हो ना, ये चार्ज q था ना तुम्हारे पास, इतना ही तो चार्ज था इंटरमीडिएट स्टेट पे। तो इंटरमीडिएट स्टेट पे जो चार्ज था वो चार्ज तुम निकाल चुके हो, उसी को अपन पोटेंशियल में डाल देंगे, उस चार्ज को हम क्या करेंगे, पोटेंशियल में डाल देंगे। तो ये जो लिखा है ना 4/3 पाई x³ रो, इसको मुझे इस q की जगह लिखना है, 4/3 पाई x³ रो। तो मेरे पास जो पोटेंशियल आया वो आया 1/4πε0। मैं इसको ऐसे ही लिखे रहने देता हूँ, k लिख देता हूँ इसको बार बार लिखने के लिए, k 4/3 पाई x³ रो। ये पोटेंशियल है उस समय का, ठीक है, जो कि मुझे यहाँ पुट करना है। और जो चार्ज की लेयर चढ़ा दी गई है, एक्स्ट्रा चार्ज की जो लेयर चढ़ा दी गई है, ये वाली नीले कलर वाली, इस नीले कलर वाली की लेयर के अंदर जितना चार्ज है वो dq है, इसको एक्स्ट्रा चार्ज अपन ने dq दिया है, ठीक है। अब ये dq भी निकालना है, फिर इसको इसमें पुट करना है। इसका मतलब सब चीजें अपन इसमें पुट करेंगे, पहले dq निकाल लें, ठीक है। क्या करें, पहले अपन dq निकाल लें इसके अंदर, उसके बाद इसके अंदर पुट कर देंगे हम, ठीक है। ये समझ में आई बात यहां तक। अब इसका dq निकालने का तरीका क्या है, ये थोड़ा सा दो तरीके से समझाता हूं, टेक्निकल है, ध्यान से समझें। ये जो मोटाई नीले कलर की चढ़ी हुई है, इसकी थिकनेस dx है और इसकी रेडियस x है। तो एक तो सरफेस एरिया इसका होगा 4πx², और उसमें मोटाई का मल्टीप्लाई कर देंगे dx का, तो 4πx² इंटू dx विल बी द वॉल्यूम, और उसमें अपन रो का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उसका चार्ज डेंसिटी का मल्टीप्लाई करने से चार्ज मिल जाएगा, ठीक है। चार्ज डेंसिटी का मल्टीप्लाई करने से, तो पहले अपने को वॉल्यूम निकालना पड़ेगा ना उसका, तो निकाल लेते पहले अपन उसका वॉल्यूम। तो वॉल्यूम किसका, तो ध्यान से समझे, वॉल्यूम किसका निकाल रहा हूं मैं वॉल्यूम निकाल रहा हूं इस नीले वाले हिस्से का, सिर्फ जो चढ़ा दिया एक्स्ट्रा ऊपर, ठीक है, जो ऊपर चढ़ा दिया गया है वो नीले वाले हिस्से का मैं वॉल्यूम निकाल रहा हूं। तो मुझे वॉल्यूम कितने हिस्से का निकालना है, जो चीज ऊपर चढ़ा दी गई है बस उतने हिस्से का। तो वो कौन सा है, तो वो ये वाला है, नीला वाला हिस्सा जो ऊपर चढ़ा दिया गया। अब ये बहुत ही बारीक थिकनेस होती है dx, इतनी बनाई जाती है ना, इससे करोड़ गुना कम होती है। तो ये dx थिकनेस है और यहां से यहां तक x रेडियस है। तो इसका सरफेस एरिया क्या होगा,
तो अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम इज इक्वल टू सरफेस एरिया इनटू थिकनेस, ये इसका वॉल्यूम होगा। तो सरफेस एरिया होगा इसका 4 पाई आर स्क्वायर इंटू थिकनेस डी एक्स। 4 पाई आर स्क्वायर, रेडियस तो आर है ना इसकी, यानी एक्स, और थिकनेस डी एक्स, ये इसका सरफेस, ये इसका वॉल्यूम होगा। और अगर वॉल्यूम पता पड़ गया तो चार्ज पता पड़ जाएगा, चार्ज ऑन दिस लेयर, दिस ब्लू लेयर। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ब्लू लेयर क्योंकि मेरे इसमें कलर आ रहा है। तो दैट इज इक्वल टू 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटू रो। भाई वॉल्यूम इंटू सरफेस डेंसिटी विल बी द चार्ज, और ये चार्ज कितना है, डी क्यू है। ठीक है, दिस चार्ज इज डी क्यू। अब कुछ बोलेंगे कि भाई समझ में नहीं आया, पता नहीं क्या कर दिया। चलो अब मैं ये तो कर दिया जो कर दिया, इसको मैं डी क्यू बोल रहा हूँ। इसको करने का एक और तरीका बताता हूँ, डिफरेंशियल से भी कर सकते थे, लेकिन वो मेथड जो है मैं साइड में लिखूंगा, साइड में। ठीक है, क्योंकि वो 2 बार तो लिखने का मतलब ही नहीं है। तो सेकेंड मेथड टू फाइंड चार्ज ऑन लेयर, कौन सी लेयर, ब्लू लेयर जो ऊपर चढ़ गई इसके। तो देखो चार्ज तुमने इसके पहले निकाला था, देखो क्या निकाला था चार्ज तुमने, जो अंदर था 4/3 पाई एक्स क्यूब रो, ये था ना चार्ज जो उसके इंटरमीडिएट स्टेट में अंदर था, 4/3 पाई एक्स क्यूब रो। इसका डिफरेंशियल कर दो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी क्यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4/3 पाई एक्स क्यूब का डिफरेंशियल क्या होगा, 3x स्क्वायर रो, ऐसा कैसा। इसमें 3 से 3 कट गया, डी क्यू इधर ही रहने दो, तो 4 पाई एक्स स्क्वायर रो, ये डी एक्स क्रॉस कर दो, ऊपर इधर ले जाओ। तो क्या यह डी क्यू वही आ गया जो अपन ने ऐसे निकाला था, हाँ आ गया। ये भी तो सेकंड मेथड है। ठीक है, ये सेकंड मेथड समझ में आया, ये डिफरेंशियल का मेथड है, इससे भी कर सकते हैं। लेकिन नहीं समझ में आया तो थिकनेस वाली मेथड से भी कर सकते हैं। और भी 2-3 मेथड है, लेकिन अब ठीक है इतने में समझ जाओ। अब ये डी क्यू आ गया अपना, तो डी क्यू क्या चार्ज, वो चार्ज जो थोप दिया उसके ऊपर एक्स्ट्रा। अब डी क्यू तुम्हारे पास अवेलेबल है, ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास वॉल्यूम अवेलेबल है, सॉरी पोटेंशियल अवेलेबल है, दिस इज पोटेंशियल। और ये जो पोटेंशियल अवेलेबल है इसको हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। अब लिख तो दूं इक्वेशन 1 कौन सी, ये। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी की जगह ये आएगा और डी क्यू की जगह नीचे वाला आएगा। ठीक है, बहुत कठिन होता जा रहा, तुम 12th में भी तो आ गए। क्या निकाल रहे हैं अपन, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू वी इंटू डी, डेल्टा क्यू या डी क्यू लिखो, डी क्यू इंटू वी। ये डी क्यू यहाँ से डालना और वी ऊपर जो निकाला उससे निकालना। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी क्यू की जगह लिख देते हैं 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स रो, और जो v है उसकी जगह क्या लिखना है, तो ये v की जगह लिखना है 4/3 पाई एक्स क्यूब रो के, 4/3 पाई एक्स क्यूब रो के। यहां तक आया समझ में भाई, 4/3 पाई एक्स क्यूब रो के। अब इससे डी डब्ल्यू बराबर मिला, देखो क्या क्या होएगा, 4 इंटू 4 16, तो ये हो गया 16/3 पाई इंटू पाई, पाई स्क्वायर, रो इंटू रो, रो स्क्वायर, इट इज रो स्क्वायर। अब x की बारी आई, तो x की पावर है 2 इधर और 3 इधर, 5, और पीछे है dx और एक k भी लगा हुआ है, k। अब ये आ गया है, अब हमको इंटीग्रेट करना है इसको। तो जब इंटीग्रेट करोगे तो एक इंटीग्रेशन यहाँ डालोगे, बचा तो कांस्टेंट है। अब लिमिट्स बोलो, तो सबसे छोटा गोला जो बनना चालू हुआ था वो 0 से चालू हुआ था, और ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँच गया था, r तक। तो लिमिट 0 से r हुई ना इसकी, x की 0 से r, इसका तो कुछ नहीं है, तो 0 से w होगा। तो w इज इक्वल टू 16/3 पाई स्क्वायर रो स्क्वायर इंटू के इंटू एक्स की पावर 6/6 होगा ये। अब डब्बा लगेगा और ऊपर आ जाएगी लिमिट्स r से लेके 0 तक।
ठीक है, तो वर्क डन निकलेगा, वर्क डन इज इक्वल टू 16/3 पाई स्क्वायर रो स्क्वायर के आर की पावर 6/6, और ये ज़ीरो रखने का कोई मतलब नहीं, ठीक है, आर की पावर 6/6। अब कुछ कैंसिल होता है तो ठीक, नहीं तो अपन इसको लिख सकते हैं 1/4πε0, ठीक है। तो कुछ कैंसिल हो रहा होगा, देख लेते हैं इसको। इसको मैं कर देता हूँ 3 से कैंसिल, 2 3 6 और ये 2 8 16, तो 8/9 पाई स्क्वायर रो स्क्वायर के आर की पावर 6, यहां तक आया भाई। देख लो सारी चीजें, ठीक है, देख लिया। अब सवाल यह है कि ये जो आंसर है अपन रो में लेके आ रहे हैं, जबकि क्वेश्चन में तो क्यू गिवन है और आर गिवन है, तो आर में तो आ रहा है ठीक है, लेकिन रो में थोड़ी चाहिए। तो रो था क्या? रो था चार्ज डेंसिटी, दैट इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। और किसकी चार्ज डेंसिटी? बड़े की बोलो छोटे की बोलो सभी एक ही है, तो बड़े की रेडियस के टर्म्स में लाना है ना, तो इसको अपने को लिखना पड़ेगा चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द बिग स्फीयर, जो लास्ट बन गया। और वॉल्यूम ऑफ द बिग स्फीयर क्या होगा? 4/3πr³। तो उसको रिप्लेस कर देते हैं इस रो से, ठीक है। घबराहट तो नहीं हो रही ना कुछ? तो लास्ट में एक तरीका है, याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि 2 ही क्वेश्चन है, एक हॉलो स्फीयर के लिए बोलते हैं, एक सॉलिड स्फीयर के लिए बोलते हैं, ज़्यादातर यही पूछा जाता है। लास्ट में जो रिजल्ट आए याद कर लेना, लेकिन मेथड बता रहा हूँ तुमको, ठीक है, मेथड से कंसेप्ट क्लियर होता है, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन वहाँ कर नहीं पाओगे तुम। चलिए देखें आगे। अब यहाँ पे रो की वैल्यू डालनी है, रो की वैल्यू डालनी है, तो रो क्या है? चार्ज डेंसिटी, दैट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज कितना है उसके ऊपर? पूरे पे क्यू, तो पूरे का वॉल्यूम कितना है? 4/3πr³। जब पूरे का चार्ज लिया तो पूरे का वॉल्यूम ले लो। अब इसको उठा के यहां रख देते हैं, तो W इज इक्वल टू 8/9 π³ पाई स्क्वायर रो स्क्वायर इज क्यू स्क्वायर अपॉन 4/3 है ना, 4 इधर आएगा 3 इधर आएगा, और चूंकि स्क्वायर लगाया तो स्क्वायर अभी से लगा दिया। फिर नीचे पाए उसका भी स्क्वायर और r की पावर 6, और ये जो k लगा ये k है ही, और ये जो r की पावर 6 है ये r की पावर 6 ये भी लगी हुई। r की पावर 6 से r की पावर 6 कैंसिल हो गया, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 से 9 कैंसिल हो गया। अब पाई के स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो वर्क डन इज इक्वल टू आ गया 8/4 × 4 इज 16 क्यू स्क्वायर ये ले लिया मैंने, और इसके बाद कितना आ गया? यहाँ पे आ गया के, और नीचे कोई सी चीज छूटी क्या? नीचे कुछ 9 इससे कैंसल आउट हो गया है, ये r/3 9। देख लो भाई कि नीचे कुछ चीज छूटी तो नहीं, क्योंकि ये तो 1/2 बन रहा है इसके बाद कैंसिल होके। तो एक बार मैं जरा कैलकुलेशन चेक कर लूँ, लास्ट में पुट करने में कुछ गड़बड़ नहीं कर दी हो मैंने। मुझे लग ही रहा था इसमें मैं कुछ चीज़ गड़बड़ कर रहा हूँ, क्योंकि आंसर में आर बचना चाहिए लास्ट में। अब यहाँ देखो एक गड़बड़ क्या करी है, इधर साइड देखो ये पोटेंशियल जो लिखा है ना, इसमें एक्स लिखना भूल गया मैं यहाँ इस साइड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो एक्स लिखा हुआ है ना, ये यहाँ नहीं लिखा, सिर्फ मैंने क्यू की वैल्यू डाल के छोड़ दिया, ये एक्स छूट गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, इसलिए मैं बोलता हूँ लास्ट में लिखना, ठीक है, पहले पूरा डेरिवेशन हो जाए। तो अभी एक एक्स छूटा हुआ है तो वो चलेगा। अब देखें कौन सा एक्स छूटा हुआ है, ये वाला एक्स छूटा हुआ है शुरुआत में, तो ये जो एक्स है इसको मैं लिख देता हूँ, क्योंकि मुझे रिजल्ट याद है लास्ट का, और रिजल्ट आया नहीं इसलिए मेरे को समझ में आ गया कुछ ना कुछ गड़बड़ करी है। ये जो एक्स है ये लिख रहा हूँ, ठीक है, ये वाला एक्स यहाँ लिखना रह गया, तो ये अपॉन में डाल के ये एक्स यहाँ लिखना रह गया, ठीक है। अब ये एक्स यहाँ चलेगा तो इसको छोड़ दो, ये भी सब सही है। पोटेंशियल तक जाएंगे ना, यहाँ पे एक एक्स डल जाएगा, ये एक्स, तो ये एक एक्स और यहाँ चलेगा। अब जब ये एक्स चलेगा तो सब सही है, बस ये होगा कि एक एक्स आर की पावर 5 की जगह एक एक्स नीचे आ गया, इसलिए वो 4 हो जाएगा पावर, ठीक है ना। तो उसकी पावर क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब उसके नीचे चूंकि अपन ने 4 का इंटीग्रेशन एक्स की पावर वो होगा, तो वो फिर से करना पड़ेगा उसको इंटीग्रेशन। चलो इसको हटाओ सबको,
इंटीग्रेशन फिर से करना पड़ेगा। तो ये हो गया W इट इज इक्वल टू 16/3 पाई स्क्वायर रो स्क्वायर के, एक्स की पावर 4 का इंटीग्रेशन होगा एक्स की पावर 5/5 और डब्बा लगा के 0 से लेके r। ठीक, अब इसके बाद आगे क्या करेंगे, तो W इज इक्वल टू 16/3 पाई स्क्वायर रो स्क्वायर के r की पावर 5/5 और 0 तो लिखना नहीं है, बस अब रो की वैल्यू डाल दो जो अभी मैंने समझाई। रो की वैल्यू क्या होगी, तो रो जब डालेंगे तो इट इज इक्वल टू चार्ज, तो रो इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, जब भी समझाया था। और पूरे का चार्ज, तो पूरे का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। इसका मतलब रो इज इक्वल टू 3Q/4 पाई आर क्यूब, ये है रो। और ये जो रो है उसको उठा के यहाँ डालना, उसका स्क्वायर भी करना, ध्यान रखना। तो W इज इक्वल टू 16/3 पाई स्क्वायर, आर स्क्वायर की जगह हो जाएगा 9Q² 16 पाई स्क्वायर r की पावर 6 इंटू के इंटू आर की पावर 5/5। अब देखें यहाँ पे एक r बच जाएगा, यहाँ से मुझे गड़बड़ी समझ में आई थी, मैं क्या कर रहा हूँ, r की पावर 5 से ये कैंसिल करोगे, एक r बच जाएगा, एक r तो आना चाहिए ना रेडियस। 16 से 16 कैंसिल, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल, ये इससे 3 बार कैंसिल। तो W इज इक्वल टू 3/5 Q² इंटू के। ठीक है, अपना पहले ये गलत आ गया था। अब ये इसको लिखेंगे W इज इक्वल टू के की जगह क्या लिखूंगा मैं, 1/4πε0 3Q²/5r। इतनी एनर्जी उस स्फीयर में होगी। ठीक है, इतनी एनर्जी क्या होगी उस स्फीयर के अंदर होगी। लिख लें अब इसको, पहले 1 मिनट जरा मैं इसको अंडरलाइन कर दूं, क्योंकि ये तुम्हें याद रखना है। ये याद रखना है तुमको, इतना हिस्सा। इट इज द सेल्फ एनर्जी ऑफ ए सॉलिड स्फीयर 3/5 Q²/r। ठीक है, सेल्फ एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर। अब सबसे बड़ी चीज रट लें तो फायदे में रहेंगे। ठीक है, इसको रट लें, सेल्फ एनर्जी ऑफ ए सॉलिड स्फीयर। चलिए अब लिखें फटाफट शुरुआत से। मैं जरा अपना चेहरा छोटा कर लूं, ऑर्डर रहा है उसके अंदर शायद। अब एक बार शुरुआत से लिख लें इत्मीनान से, और समझे एक एक चीज को, क्या समझाया था। उसके बाद भले ही आप मेथड याद रखें ना रखें, फॉर्मूला याद रख लें। तो दो हैं, एक हॉलो स्फीयर का, एक सॉलिड स्फीयर का। ठीक है, ये वाला सॉलिड स्फीयर का लिख ले फटाफट। पॉज का बटन दबाएं, नीचे ले रहा हूं मैं। फिर दबाएं पॉज, नीचे ले रहा हूं। पॉज दबाएं, एक बार ठंडे दिमाग से पूरा दोनों डेरिवेशंस, भले ही आधा घंटा लगे पर खुद करके देखो। नीचे लें और नीचे ले रहा हूं मैं। पॉज फटाफट, पॉज दबाओ। तो ये आपको क्लियर हुआ है सेल्फ एनर्जी कैसे निकालते हैं। अब देखें, अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस तरीके के क्वेश्चंस परीक्षा में पूछे जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो उसका आंसर है पूछे जाएंगे, परंतु हम सिर्फ फॉर्मूले से ही सॉल्व कर लेंगे। लेकिन उसके लिए हमें कंसेप्ट समझ में तो आना चाहिए, एनर्जी हुई क्या, इकट्ठा क्या हुआ, इस तरीके से। तो देखो क्या क्वेश्चन आएगा, वो सिर्फ 2 स्टेप में सॉल्व हो जाएगा यदि तुम्हें फॉर्मूला याद है। सामने क्वेश्चन लिखा हुआ, देखो पढ़ो उसको। Spherical shell of radius r with uniform charge q is expanded to radius 2r. Find the work performed in this process. शेल छोटी सी थी, एक्सपांड होकर बड़ी हो गई,
चार्ज नहीं बदला, सिर्फ रेडियस बदल दी। बताओ कि वर्क डन कितना हुआ इस प्रोसेस में, किसने किया वर्क डन, पॉजिटिव कि नेगेटिव, वर्क इज डन बाय हूम। तो अब देखो शेल का अगर अपने पास एनर्जी का कंसेप्ट है, हमारे पास फॉर्मूला है, तो हम इसको डायरेक्ट कर देंगे क्वेश्चन को, नहीं तो हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जो मेहनत अभी अपन ने करी ये परीक्षा में जाके करनी पड़ती। तो अब हमने फॉर्मूले तो बना लिए, हमको पता पड़ गया शेल के क्वेश्चन आ सकते हैं या सॉलिड स्फीयर के आ सकते हैं। ये शेल का क्वेश्चन है, तो शेल का क्वेश्चन है तो देखिए इसके अंदर कैसे करेंगे, सिर्फ 2 स्टेप्स लगेंगी। क्वेश्चन पहले समझें क्या बोल रहा है। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस आर, यानी पहले ही रेडियस आर की शेल थी, यानी ऐसी शेल थी पहले रेडियस आर की, उसके ऊपर चार्ज था। इट इज एक्सपांडेड टू रेडियस 2r। अब इसको क्या किया, एक्सपांड किया गया और इसको बना लिया गया 2r रेडियस का। ठीक है, तो रेडियस कितनी थी इसकी, r थी, और इस रेडियस r से इसकी रेडियस क्या कर दी गई, 2r कर दी गई। तो r से रेडियस कर दी गई 2r। तो पहले रेडियस थी r, अब थी 2r, लेकिन चार्ज नहीं बदला। चार्ज पहले भी क्यू था, अभी भी क्यू है। तो प्रोसेस में कितना वर्क किया ये बताओ। तो हम ऐसा बोलेंगे कि वर्क कुछ निकालने की जरूरत नहीं, इसकी एनर्जी निकाल लो, इसकी इनिशियल एनर्जी निकाल लो और इसकी फाइनल एनर्जी निकाल लो, और दोनों का जो डिफरेंस होगा वही वर्क होगा। तो सबसे पहले शेल है, शेल यानी खोखला गोला, और शेल अपना पहला केस था। ठीक है, शेल अपना पहला केस था। पहला केस भी मैंने बोला था रट लेना उसको। तो शेल का पहला केस में क्या आंसर आया था हमारा, फाइनली ये वाला आया था 1/4πε0 q²/2r। ठीक है, 1/4πε0 q²/2r, इतना शेल के अंदर एनर्जी होती है। ठीक है, 1/4πε0 q²/2r। अब ये जो r है ये बढ़ के 2r हो गया, तो फाइनल एनर्जी कितनी हो गई, 1/4πε0 q² पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा, ये r की जगह 2r हो गया, नया 2r। तो एनर्जी पहले जो थी और बाद में जो थी उसका जो डिफरेंस होगा वो वर्क होगा। तो वर्क इज इक्वल टू u इनिशियल माइनस u फाइनल। तो u इनिशियल कितनी है, इट इज इक्वल टू 1/4πε0 q²/2r माइनस 1/4πε0 q²/4r। इसमें से मैंने 1/4πε0 कॉमन ले लिया, q²/r कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा भाई, जब तुमने ये और इतना हिस्सा कॉमन ले लिया, इसमें से भी इतना हिस्सा कॉमन ले लिया, तो 1/2 बचा यहाँ पे, और यहाँ पे 1/4 बचा, तो 1/2 माइनस 1/4। ठीक, तो कितना हो गया 1/4πε0 q²/r, आधे में से 1/4 गया तो 1/4 बचा, तो इसका आंसर आएगा kq²/4r। इतना वर्क करना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है वर्क करेगा कौन, हम करेंगे कि सिस्टम करेगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम की वर्क डन बाय द सिस्टम। तो इसमें एक चीज ये देखो कि जब गोला छोटा था से बड़ा हुआ तो उसकी एनर्जी कम हुई, इसीलिए तो फाइनल एनर्जी में से, इनिशियल एनर्जी में से फाइनल को घटाया और आंसर पॉजिटिव आया, यानी एनर्जी कम हुई ना, क्योंकि आगे वाला ज्यादा था, इसमें से तुमने पीछे कम वाला माइनस किया तो पॉजिटिव में आंसर आया। तो ये जब भी एनर्जी कम होती है ना सिस्टम वर्क करता। ठीक है, तो व्हेन एनर्जी डिक्रीजेस वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क इज डन बाय द सिस्टम। और ये जो कंसेप्ट मैंने लिखाया वर्क इज डन बाय द सिस्टम, ये पूरे फिजिक्स में लागू होता है। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि ये सिर्फ यहीं पे लगाना है तुमको, पूरे फिजिक्स में यही लगेगा। अगर एनर्जी डिक्रीज होगी तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम। जैसे मान लो कि मैंने बोला कि एक यहाँ पे पत्थर रखा हुआ था h हाइट पे और ये गिर गया, तो तुमने वर्क किया कि अपने आप गिर गया, सिस्टम ने गिराया, तो उसका आंसर है सिस्टम ने गिराया, अर्थ ने खींच लिया, तो वर्क इज डन बाय द सिस्टम। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई ना। अरे यहाँ पे बैठा था तो पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा थी, जमीन पे आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई ना। जब जब पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी हो ये वाली,
चाहे वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हो, किसी की भी पोटेंशियल एनर्जी अगर कम होगी तो वेन एवर पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस देन द वर्क इज डन बाय द सिस्टम। सिस्टम ने काम किया होगा, हमने नहीं किया। वर्क डन बाय अस तभी पॉजिटिव आएगा जब अपन उसकी एनर्जी बढ़ा देंगे। हम एनर्जी बढ़ाते हैं तो ही वर्क डन हमारे द्वारा आता है और उसको हम पॉजिटिव लेते हैं। तो ये तुमको क्लियर हुआ, ये इतना सा क्वेश्चन है। देखो अब इसका डेरिवेशन तो पीछे इतना बड़ा लग रहा है, लेकिन सिर्फ फॉर्मूले से काम चल जाता है, इसलिए आप फॉर्मूले याद कर लेंगे तो भी चल जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए क्वेश्चन को फटाफट। पॉज दबाएं, नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज दबाएं और नीचे ले रहा हूं मैं, पॉज दबाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। टू नॉन कंडक्टिंग ऑलो यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर्स ऑफ रेडियस r1 एंड r2 विद चार्जेस q1 एंड q2 रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस d अपार्ट, फाइंड द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब तुमको सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, कंसेप्ट आने चाहिए, ठीक है। तो देखें कैसे करेंगे। वो ये बोल रहा है कि दो स्फीयर्स हैं और दोनों के बीच की दूरी d है। तो एक स्फीयर तो ये है मान लो, दूसरा स्फीयर जो है वो ये है, ठीक है। दो स्फीयर्स हैं, दोनों की रेडियस अलग अलग है। उसने पहले ही बता दिया कि रेडियस अलग अलग है और इनके बीच की जो दूरी है, कहाँ से कहाँ तक की दूरी होगी, तो सीधी बात है सेंटर टू सेंटर दूरी होती है। तो ये सेंटर से सेंटर दूरी यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी होगी, जहाँ पे ये इसका सेंटर है और ये इसका सेंटर है। तो सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है इनके बीच का वो कितना है, वो डिस्टेंस d। पहले की जो रेडियस है वो है r1, दूसरे की जो रेडियस है वो है r2। पहले पे चार्ज है q1, दूसरे पे चार्ज है q2। ये 1 और 2 नीचे नहीं लिख पाते, इसलिए साइड में लिख देता हूँ। अब वो ये बोल रहा है कि दोनों चार्ज हैं, ठीक है, ये भी चार्ज है और दूसरा वाला भी चार्ज है। तो बताओ इस पूरे सिस्टम की, जितना तुमको दिखाया गया है पर्दे पे, इस पूरे सिस्टम की एनर्जी कितनी है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली चीज, इस पूरे सिस्टम की एनर्जी की बात कर रहा था, इतने हिस्से की बात कर रहा। इतने हिस्से में क्या है, तो पहले तो तुम इस चार्ज को लाए, तुमने एनर्जी खर्च करी, सेल्फ एनर्जी। इस पूरे चार्ज को लाए, सेल्फ एनर्जी। दूसरा, इन दोनों के आपस की इंटरेक्शन एनर्जी भी होगी। अरे जब दो चार्ज पड़ोस पड़ोस में रखे रहते हैं तो उनमें एनर्जी 1/4πε0 Q1 Q2/r लगती है ना, वो इंटरेक्शन एनर्जी कहलाती है। तो वो इंटरेक्शन भी तो करेंगे आपस में दोनों को ले। तो हम क्या बोलेंगे, U टोटल एनर्जी बराबर एनर्जी सेल्फ ऑफ फर्स्ट प्लस एनर्जी सेल्फ ऑफ सेकेंड, ठीक है। एनर्जी सेल्फ ऑफ फर्स्ट प्लस एनर्जी सेल्फ ऑफ सेकेंड, और एक और क्या बोलो, एक है उनके बीच की इंटरेक्शन एनर्जी प्लस इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन देम। तो U टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, देखो पहले की सेल्फ एनर्जी का फॉर्मूला 1/4πε0, उसका चार्ज का स्क्वायर अपॉन 2 क्या था, 2r स्क्वायर था क्या r था, 2r, प्लस दूसरे का है 1/4πε0, उसका चार्ज Q2 स्क्वायर अपॉन 2r2 प्लस इंटरेक्शन एनर्जी 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस इज d। बस ये इनके बीच की एनर्जी आ गई, ठीक है। तो दिस इज द टोटल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। अब समझ में आया, ये फॉर्मूला याद होंगे ना तो ये क्वेश्चंस बड़े आसान लगेंगे। दिस इज द एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, ये इसका आंसर होगा। चलिए लिख लीजिए फटाफट। पॉज दबाएं, तो आज अपन ने क्या देखा, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की एनर्जी कैसे निकालते हैं। तो हम इंटीग्रेशन करके निकालते हैं। फाइनली हम उसका फॉर्मूला याद कर लेंगे। हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर ही ज़्यादातर पूछा जाता है और उसको हम डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे, ठीक है। चलिए ये टॉपिक ख़त्म हो गया, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।